Hello children, this is Ramesh Kumar Yadav. Once again I have brought for you the last lesson, and this is the last video of this chapter because today I am going to finish, and this will be the 5th part of this chapter, and I hope you will be getting enjoy of my all videos because I explain very easily. I explain with Hindi languages so that most of the students could understand. If I explain in Hindi language, so don't mind that I can't explain English also. I can do both, and whichever language you feel comfortable, you can comment yourself in comment box. Then according to your suggestion, I will modify my videos in coming time. So I hope you all are getting enjoy. So now let's start without delay from the remaining portion of this chapter. So you can see on the screen, I'm just going to give you. Okay, after the grammar we had a lesson in writing. मतलब कि MML ने पहले उन लोगों को ग्रामर पढ़ाया, ठीक है, किसको, फ्रांच को, प्लस उस क्लास में उस दिन जो लोग बैठे हुए थे विलेजर्स, इन सब को. उसके बाद उन्होंने एक राइटिंग का लेसन दिया उन लोगों को. क्या था वो? दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस. और उस दिन एम हैमल ने बच्चों के लिए नई नई कॉपीज़ लेकर आए हुए थे, क्योंकि उनको पहले से ही पता था, बर्लिन से ऑर्डर आया हुआ था कि आज के बाद यहाँ जो है फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है. रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड. और वो जो कॉपी थी ना, बहुत सुंदर, उसमें मतलब डेकोरेशन था, उसका जो बॉर्डर था ब्यूटीफुल राउंड हैंड थे. वो मीन्स दैट कॉपीज वर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांस आल्सेस. मतलब वो जो कॉपी थी, उस कॉपी के बॉर्डर पर हर जगह लिखा हुआ था फ्रांस आल्सेस, ठीक है. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. और उन किताबों, जो कॉपी बच्चों को दी गई थी, फ्रांस जैसा बता रहा है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जैसे लग रहा था पूरी क्लास में एक तरह से झंडा सबके हाथ में हो. झंडा जैसे झंडा नहीं फहरता है, झंडा जैसे फ्लैग्स फ्लोटिंग मीन्स होता है लहराना. जैसे लग रहा है पूरे क्लास में एक सबके हाथ में एक एक झंडे हैं, फ्लैग्स हैं. एंड hung from the rod at the top of our desk. hung from the rod at the top of our desk मतलब हर एक डेस्क पर एक रॉड के सहारे से झंडे को लगाया गया था, ऐसा लग रहा था. एंड यू ought to have seen how everyone set to work. और सब लोग उस दिन जो है पूरे क्लास के सारे लोग एकदम व्यस्त हो गए काम में. सेट टू वर्क. एंड हाउ क्वाइट इट वाज. और यहाँ फ्रांस बता रहा है कि उस दिन जो है पूरे क्लास में शांति थी, एकदम कहीं कोई शोरगुल नहीं था. जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमेशा हसल बसल हुआ करता था, ऐसा कुछ नहीं था. द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. उस पूरी क्लास में बस एक ही चीज़ की आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो थी पेन्स ओवर द पेपर. मतलब जो बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे थे राइटिंग वाला, उस जो पेन चला रहे थे उस पेपर पर, उसी की आवाज़ सिर्फ बच्चों को सुनाई दे रही थी. मुझे उम्मीद है बच्चों हम सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. वहीं कभी कभी उस कमरे में और क्या दिखाई दे रहे थे उन सबको? बीटल्स जो एक तरह का कीड़ा होता है, ठीक ना, वो जो है
उस कमरे में उड़ रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान उधर नहीं गया। नॉट इवन द लिटलेस्ट ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too। अब देखिए ये जो बहुत ही आयरनिकल सेंटेंस यहाँ पर है, यहाँ पर जब फ्रांस क्या बता रहा है कि एक तो सारे बच्चे का लिखने में व्यस्त थे, तो बीटल्स भी उसके क्लास में उड़ रहे थे, फड़फड़ा रहे थे, कुछ आवाज़ें निकाल रहे थे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। प्लस इवन द लिटलेस्ट ऑन्स, लिटलेस्ट ऑन्स मतलब होता है एक तरह का पीजन्स को बोला गया है। ये जो वर्ड आया है लिटलेस्ट, इसका मतलब होता है पीजन, PIGEON, ठीक है। पीजन, पीजन मीन्स होता है कबूतर। तो ये क्या कर रहा है कि हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। अब देखिए जैसे लग रहा है कि वो भी मतलब काम कर रही है, अपनी आवाज़ में बोल रही क्लास में। जो एक वर्ड है ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स का मतलब होता है स्क्रैचिंग विथ देयर क्लॉज। अब इस लाइन को फिर से समझिएगा बच्चों, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे क्या लिखा है कि वंस सम बीटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks। ये जो वर्ड आया है worked right on tracing fish hooks, इसका मतलब होता है कि जो पीजन उस क्लास में जो थी वो अपने पैरों से मतलब खरोच मार रही थी, ठीक ना, पैरों से अपने खरोच मार रही थी। स्क्रैचिंग विथ देयर क्लॉज, क्यों ऐसा कर रही थी? जैसे मान लो कि एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, कि जैसे लग रहा है कि वो भी कुछ लिखना चाहती, कुछ फ्रेंच में, ठीक है। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और जो छत के ऊपर जो पिजन थे वो बहुत धीरे धीरे आवाज़ में अपनी आवाज़ निकाल रहे थे। ये जो कू वर्ड आया, कू, इसका मतलब होता है कबूतर की आवाज़। आप जानते होंगे जैसे वो बोलते उसी आवाज़ की यहाँ बात हो रही है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ will they make them sing a German even the pigeons। देखिए लाइन बहुत ही थोड़ा सा मतलब इमोशनल लाइन है। यहाँ पर फ्रांस अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है कि मान लीजिए जर्मन और फ्रांस के बीच में लड़ाई हुई, तो उसमें अल्सेस और लॉरेंट को तो इन्होंने अपने कब्जे में करके और जोर ज़बरदस्ती अपने नियम तो थोप दिए, लेकिन वो ये कहना चाहता है फ्रांस कि हम तो इंसान हैं, हमारे ऊपर तो रूल्स लागू हो जाते हैं, लेकिन ये जो पक्षी है, जैसे यहाँ पर वो पीजन की बात कर रहा है, ये जो पीजन आप देख रहे हो स्क्रीन पर, पीजन, क्या इनके लिए भी कोई रूल उनके पास है? क्या वो जोर ज़बरदस्ती इनसे जर्मन भाषा में कुछ गवा सकते हैं, कुछ बुलवा सकते हैं? बच्चों मुझे लगता है ये संभव नहीं है, क्योंकि देखिए नेचर ट्रीट्स इक्वली फॉर ऑल। So naturally we all are equal, but according to if we talk according to materialistic society, then there are so many rules and regulations for human beings only, not for natures। I hope you all are getting well। So अगले पैराग्राफ में चलते हैं हम। देखिए, whenever I looked up from my writing, I saw Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room। ये भी बच्चों देखिए बहुत इमोशनल लाइन है। यहाँ पर फ्रांस बता रहा है कि लिखते लिखते जब मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ, तो जब मैं अपने सर एमएमएल को देख रहा था तो उनके चेहरे पर मतलब मोशनलेस थे, वो मोशनलेस मतलब एकदम शांत स्वभाव के दिख रहे थे, कुर्सी पे बैठे हुए थे बेचारे, एंड गेजिंग, और हर एक चीज़ को उस कमरे में जो थी देख रहे थे, एट वन थिंग देन एट अनदर, एक के बाद दूसरा, एज इफ, मानो ऐसा लग रहा था कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मतलब हर एक उन चीज़ को, क्योंकि वो लास्ट क्लास था तो हर एक चीज़ को अपनी यादों में बसा लेना चाहते थे वो। हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल, ठीक है, ओके। फैंसी,
For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. फैंसी मतलब यहाँ पर कह रहा है फ्रांस बहुत ही शानदार ढंग से उन्होंने अपने 40 साल उस विद्यालय में बिताए। इसके अलावा उन्होंने जो अपनी मेहनत से बागीचे लगा रखे थे वो खिड़की के बाहर से दिख रहा था वो गार्डन और उनके क्लास के सामने था। सो ये पैराग्राफ यहीं तक दिख रहा है। अभी हम अगले पैराग्राफ में चलते हैं बच्चों। जस्ट कीप पेशेंस माय डियर चिल्ड्रन, यू कैन सी नाउ दिस पैराग्राफ इज हियर। देखिए, जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वोर्न स्मूथ। अब यहाँ पर फ्रांज जो है ये बताना चाहता है कि जो डेस्क और बेंचेस थे उस क्लास के सब ओवर स्मूथ थे। ओवर मतलब एकदम पुराने हो गए थे सब, क्योंकि 40 इयर्स का विद्यालय था, जीर्ण शीर्ण हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। और जो वॉलनट ट्री मतलब अखरोट का जो पेड़ एम हेमल ने लगाया था वो भी काफ़ी बड़ा हो गया था। एंड द होप पाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। ये जो वर्ड आया है जो होप वाइन, ये एक तरह का पौधा है बेटा। किस तरह का पौधा है? प्लांट, ठीक है, जो आप कह सकते हो क्लाइंबर या क्रीपर्स टाइप का होता है। तो लगा रखे तो वो भी बहुत बड़ा हो गया था, छत तक पहुंच गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन। फिर यहाँ देखिए फ्रांस पर मतलब उसको दुख हो रहा है कि कैसे ये सारी चीज़ें उसकी यादों में बसे रहेंगी और ये सारी चीज़ों की यादें ने उनके दिल को तोड़ दिया। ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल फॉर मैन, मतलब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा उनको, एम हेमल को। टू हियर हिज सिस्टर्स मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। और फ्रांस को क्या सुनाई दे रहा है? उसकी जो बहन है मतलब एम हेमल की जो सिस्टर वो भी हैं, सारे सामान को इधर उधर कर रही हैं। पैकिंग देयर ट्रंक्स मतलब पैक कर रही हैं कि मुझे हम लोगों को आज यहाँ निकल जाना है आज के बाद। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन उनको देश छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है आप सबको पता है, अगर नहीं भी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन एम हेमल उतने भी टूटे नहीं थे, उनके अंदर करेज था हर एक सिचुएशन को लड़ने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए, आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। जब अहमल ने हमें राइटिंग, सबसे पहले तो ग्रामर पढ़ाया, उसके बाद राइटिंग पढ़ाई, अब उन्होंने हिस्ट्री की लेसन जब उनको पढ़ा दिया। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बी बी बो बू। तो हिस्ट्री पढ़ने के बाद उन्होंने फिर से अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर्स होता है फ्रेंच लैंग्वेज में उसको उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। एंड डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम मतलब जो उनके कमरे में जो क्लास जहाँ चल रहा था, सारे बच्चे जहाँ पढ़ रहे थे, पीछे ओल्ड हाउसर एक बूढ़े व्यक्ति थे, विलेजर्स थे, वो भी बैठे हुए थे, उनके पास भी किताब थी, चश्मा लगाए हुए पढ़ रहे थे। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। प्राइमर एक तरह की किताब है, अपने दोनों हाथों से उसको पकड़े हुए थे। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। और उन बच्चों के साथ वो भी उन लेटर्स को क्या कर रहे थे? रिपीट कर रहे थे। यू कुड सी दैट ही, जैसा कि आप देख पा रहे हो उस बुक में भी एक पिक्चर उनकी छपी हुई है, टू वाज क्राइंग। और वो रो रहे थे। वो क्यों रो रहे थे? डू यू नो? Because old Hauser knew very well that was the last class for him, and when he was child he could not attend any classes of French language. His voice trembled with emotions. एकदम उनकी आवाज़ लड़खड़ा रहे थे, वो एकदम मतलब भाव विभोर हो गए थे। ओल्ड हाउसर दुखी थे। And it was so funny to hear him that
वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। लेकिन उनकी जो वो दुर्दशा थी, जो कंडीशन थी ओल्ड हाउजर की, उसको देखकर फ्रांज यहाँ कह रहा है कि हम लोगों को हंसी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। फिर यहाँ फ्रांज कह रहा है कि मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है कि ये लास्ट लेसन था हम लोगों का। आगे देखो बच्चों। ऑल एट वंस चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तभी अचानक चर्च की घंटी बजती है। दोपहर का समय था, वो 12 बज रहे थे। देन द एंजेलस मतलब प्रेयर का समय हो जाता है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। तो उसी समय जब चर्च की घंटी बजती है दोपहर के समय, तो ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन मतलब प्रशियन आर्मी भी वापस आ रहे थे ड्रिलिंग करके। एंड साउंडेड अंडर आवर विंडोज़। और हम लोग क्लास में बैठे थे तो हमें आवाज़ भी उसकी सुनाई दे रही थी। एम हेमल स्टूड अप। एम हेमल खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल, चेहरे पर एकदम पीलापन छा गया था, मतलब ही वॉज वेरी सैड। कुर्सी इन हिज चेयर, कुर्सी पर बैठे हुए थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। मैंने कभी भी उनको इतना बड़ा नहीं देखा, मतलब उनकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सी मतलब डिफरेंस दिखाई दे रहा था। अब देखिए आगे वो क्या कहते हैं। माई फ्रेंड्स सैड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरे दोस्त, आई ये जो वर्ड आया ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड आई 2 बार आया है, मतलब एक तरह से गला रूंध जाना, किसी बात को ना कह पाना। ऐसा कंडीशन कब होता है? जब आदमी काफ़ी इमोशंस में होते हैं। ठीक है, ही कुड नॉट गो ऑन, नहीं बोल पाया। फिर आगे क्या होता है? देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड। उसके बाद एम हेमल ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं। 2 के पीस ऑफ चॉक, चॉक का एक टुकड़ा लेते हैं। ओके, और एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट। अब बड़े ही मतलब धैर्य के साथ, बड़े कठिनता के साथ, ही रोट एज लार्ज एज ही कूड। और उसने बहुत बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा बोर्ड पर? उन्होंने लिखा विवे ला फ्रांस। विवे ला फ्रांस मीन्स क्या होता है? विवे ला फ्रांस मीन्स होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। क्या होता है? लॉन्ग लिव फ्रांस। I hope you understood. Now next point. Then he stood and leaned his head against the wall. उसके बाद तुरंत खड़े हो, उसके बाद विवे ला फ्रांस लिखने के बाद वो रुक जाते हैं, झुकते हैं क्लास के सामने, मतलब दीवार की तरफ सिर रख कर को झुक जाते हैं। मतलब वो बहुत ही कष्ट में थे उस समय, बहुत दुखी थे। एंड विदाउट वर्ड, बिना कुछ बोले, ही मेड अ जेस्टर टू अस विथ हिज हैंड। और उन्होंने एक बच्चों की तरफ इशारा किया। क्या इशारा किया? उन्होंने इशारा यह किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। डियर चिल्ड्रेन, एम हेमल का ये लास्ट सेंटेंस था कि स्कूल अब डिसमिस किया जाता है, अब आप सब लोग जा सकते हो। तो इस तरह से एम हेमल ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और फ्रांस चीज़ों को लास्ट में समझ पाया कि कितना इम्पोर्टेंस होता है जीवन में पढ़ाई लिखाई और समय को महत्व